नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है साथियों। और आज हम पढ़ेंगे शास्त्र क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो बी.एफ. स्किनर इसके महत्वपूर्ण जो है प्रतिपादक हैं। तो बी.एफ. स्किनर ये कहाँ के थे? तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे ये। और 1938 में इन्होंने जो है वह इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनकी एक बुक थी द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस बुक में इन्होंने अपने संविधान जो अपना एक सिद्धांत को इन्होंने दिया था। इनकी अन्य पुस्तकें पर नजर डाले तो हम वोल्टेन टू 1948 में प्रकाशित हुई थी। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी 1971 में प्रकाशित हुई थी। अबाइड बिहेवियरिज्म 1974 में जो है वह लॉन्च हुई थी। हम देखेंगे कि इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वह इस बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म में इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत को दिया था। हमने देखते हैं कि आगे अगर हम चले तो सबसे पहले इनको मौलिक व्यवहारवादी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है शास्त्रीय अनुमान से अधिक जो है अपने सिद्धांत को उपयोगी और व्यवहारवादी माना था। तो इन्होंने हम देखते हैं कि यहाँ वाटसन व्यवहार के जनक तो हैं, वाटसन कहलाते हैं, जबकि इन्होंने शास्त्रीय अनुबंध से अधिक व्यवहार व उपयोगी इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के हम देखते हैं कि अन्य नाम क्या क्या है। तो आरएस थ्योरी कहते हैं इसको। आरएस थ्योरी क्यों कहते हैं वो हम जानेंगे आगे। और इसी प्रकार कार्यात्मक अनुबंध का सिद्धांत क्यों कहते हैं? प्रेरणास्पद अनुबंध का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। यांत्रिक अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। उत्सित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और इसे आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी भी इसे कहा जाता है। आरएस थ्योरी इसलिए कहते हैं साथियों क्योंकि इसमें जो है रेस्पॉन्स, यानी कि आर से मतलब है रेस्पॉन्स, और स्टिमुलस यानी कि जो है इसको इसमें जो है महत्वपूर्ण जो अनुक्रिया पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण दो बातें हैं, एक तो पुनर्बलन और दूसरी बात है अनुक्रिया। तो जो बी.एफ. स्किनर जो है महत्वपूर्ण रूप से अनुक्रिया पर फोकस करता है और उसके बाद में अनुक्रिया जैसे जैसे अनुक्रिया करता है तो उसे पुनर्बलन देना चाहिए। जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं इसको कि जैसे हम विद्यालय में कई बार विद्यालय में हम पढ़ाते हैं तो छात्र जो है वह हमें कहता है कि गुरुजी हमें भी गुड चाहिए। तो हम अगर उसको गुड देते हैं तो वह और भी उत्साहित होगा और भी क्रियाएं करने लगेगा। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो है वह एक पुनर्बलन के तौर पर गुड काम करता है। तो आइए हम और इसको और अच्छे तरीके से समझे। अब यहाँ स्किनर ने जो है वह व्यवहार के दो प्रकार बताए कि प्राणी जो व्यवहार करता है, जो सीखता है, जो अधिगम करता है, दो तरीके से सीखता है। जैसे प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा अनुक्रियात्मक व्यवहार भी इसे कहते हैं। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, अनुक्रियात्मक व्यवहार इसे कहते हैं, जो कि उद्दीपक के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? तो उद्दीपक या उत्तेजक के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ हम देखें प्राणी दो प्रकार से व्यवहार करता है। यह स्किनर ने कहा कि प्राणी दो प्रकार से व्यवहार करता है, तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा कार्यात्मक व्यवहार या क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। यह अनुक्रियात्मक या प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कैसे होता है? जो उद्दीपक के कारण होता है। जैसे उद्दीपक से अर्थ यहाँ है कि जैसे अगर मैं जैसे मान लो कि ये सुई है, अगर मैं यहाँ चुभोता हूँ मेरे हथेली में तो मैं अचानक मैं इस प्रकार है मैं इसको ऐसे करूंगा। तो इसका मतलब है कि जो है सुई जो एक चुभने का कार्य करेगी वह उद्दीपक के कारण मैंने अनुक्रिया करी है। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे ही अगर अभी मेरे सामने जो लाइट जल रही है, अगर कोई मुझे ज्यादा अगर हमारे पास फोकस डाले आंखों पर, हम आंखें मिच लेंगे। तो इसका मतलब है कि मैंने जैसे ही मेरे पास आंखों के ऊपर रोशनी पड़ी तो मैंने आंखें बंद करी। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने प्रतिक्रियात्मक क्रिया करी, यानी उद्दीपक के कारण मैंने क्रिया करी। जबकि इसी का दूसरा जो व्यवहार होता है कार्यात्मक व्यवहार या क्रिया प्रस्तुत व्यवहार, जिसे हम क्रिया प्रस्तुत व्यवहार भी कहते हैं, जो कि उद्दीपक के कारण नहीं बल्कि स्वेच्छा पर आधारित होता है। यह स्वेच्छा पर आधारित होता है। जिस प्रकार की मैं अभी इस पेन को ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे हिलाऊं, या मैं जो हम कई बार चेयर पे बैठते हैं तो हम कई बार अपने पाँव हिलाते डुलाते रहते हैं, तो ये बिना स्वैच्छिक क्रिया होती है। इसका कोई उद्दीपक नहीं होता है। उद्दीपक के कारण हम क्रिया कर रहे हैं, स्वेच्छा से हम क्रिया करते हैं।
जब कभी हम छत पर जाते हैं तो ऐसे ही डोलते रहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई उद्दीपक नहीं होता है। तो यानी कि बीएफ स्किनर ऐसे कहते हैं कि आप कोई भी क्रिया करो हो तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि कोई उद्दीपक हो। जबकि इन्होंने जो थॉर्नडाइक के जो नियम दिया था, थॉर्नडाइक ने यह नियम दिया था कि सीखने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता होती है, बिना उद्दीपक के आप नहीं सीख सकते हो। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने हम देखते हैं कि ये भर्ती आ चुकी है, फिर हम उसके लिए तैयारी करने बैठते हैं। यानी कि हमारे सामने पहले उद्दीपक आएगा तभी हम जो क्रिया करेंगे उसके बोलते हैं अनुक्रिया। थॉर्नडाइक इस प्रकार कहते हैं कि उद्दीपक के आने पर हम क्रिया करेंगे तो हम सीखेंगे। जबकि इसके अपोजिट में जो है वह बीएफ स्किनर का मानना था कि आप अनुक्रिया करते रहिए, फल का चिंता मत करिए, आप अनुक्रिया करते रहिए। और आपको इस प्रकार अनुक्रिया करेंगे तो अनुक्रिया जब अनुक्रिया करने लगेंगे आप तो बीच बीच में आपको पुनर्बलन भी दिया जाना जरूरी है, जिसके कारण आपकी जो अनुक्रिया में और तेजी आएगी। तो इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर। ये सिद्धांत इन्होंने जो 2 एक्सपेरिमेंट महत्वपूर्ण रूप से किए थे। तो इन्होंने 1938 में, यहाँ हम पुस्तक देखते हैं कि 1938 में द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। और चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया तो आइए हम देखते हैं यहाँ की चूहे पर इन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया। देखिए यहाँ मैं आपको हल्का सा बताता हूं कि जैसे मान लो इन्होंने ये एक बॉक्स लिया था, जिसको इस बॉक्स को इन्होंने स्किनर नाम दिया था, स्किनर बॉक्स। और इसी में इन्होंने एक यहाँ पर ये पजल, जिसका हम कहते हैं कि एक लीवर रखा इन्होंने, जिस पर और यहाँ पर इन्होंने चूहे को ये इस प्रकार जो है वह चूहा था। ये सर्दियों में थोड़ा चूहा मेरे को बनाना नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार ये चूहा था। मान लो ये चूहा था, ये चूहा था। और यहाँ पर जो है वह जैसे ही ये चूहा एक स्किनर बॉक्स में चूहे को बंद किया और उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने खाना रखा। जैसे ही चूहा जो है क्रियाएं करने लगा, उछल कूद करने लगा, यानी कि क्रियाएं करने लगा, तो जैसे ही इसका जो है वह पांव इस लीवर पर पड़ा था, जैसे यहाँ से भोजन का टुकड़ा गिरा, तो जैसे ही इसने भोजन के टुकड़ा खाया तो फिर जैसे जैसे ये क्रिया करते गया तो जो ये अनुक्रिया कर रहा था, उछल कूद कर रहा था, इसमें कमी आई। तो इस प्रकार जैसे जैसे 5 मिनट में इसने क्रिया करी और यहाँ से टुकड़ा गिरा, फिर उसके बाद में 3 मिनट में इसने क्रिया करी, जो दूसरी क्रिया करी 3 मिनट में करी, फिर इसने 2 मिनट में करी, 1 मिनट में करी। तो इस प्रकार है जो है इसकी क्रियाओं में, प्रतिक्रियाओं में कमी आती गई। किसके कारण? क्योंकि यहाँ से ये भोजन जो है पुनर्बलन का काम कर रहा था, पुनर्बलन का काम कर रहा था। तो इस प्रकार ये माना, इस प्रकार इसने स्किनर ने प्रतिपादित किया है कि जो है वह जो क्रिया इन्होंने पहले क्रिया करी, इसीलिए इन्होंने अनुक्रिया को महत्वपूर्ण माना। जब इन्होंने अनुक्रिया करी और अनुक्रिया करने के कारण इन्होंने को जैसे भोजन का टुकड़ा मिला तो ये पुनर्बलन का काम किया। तो ये पुनर्बलन जो है वह यह थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित था कि इन्होंने कहा कि व्यक्ति अगर कोई भी क्रिया करता है, अगर उसे संतोष की प्राप्ति होती है तो वह क्रिया पुण्य करने लगता है। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा कि उस अनुक्रिया के लिए इन्होंने पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना। अब यहाँ हम मानते हैं कि पुनर्बलन इनको महत्वपूर्ण, इनका जो है वह पुनर्बलन और अनुक्रिया, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें थी। अब हम देखेंगे कि पुनर्बलन किसने दिया था। पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वह दिया था सीएल हल ने। सीएल हल ने यहाँ पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, जबकि इसके विस्तृत काम और इसकी अवधारणा जो दी थी वह बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी। यहाँ बीएफ स्किनर के द्वारा इसकी जो है वह अवधारणा दी गई थी। अब इसी प्रकार इन्होंने 1943 में जो है कबूतर भी प्रयोग किया, कबूतर के ऊपर भी एक प्रयोग किया था। और इसी प्रकार जो है वह इन्होंने कबूतर पर जब 1943 में इन्होंने जो कबूतर पर एक प्रयोग किया, उसमें भी इन्होंने यह इस प्रकार यहाँ पर एक ये लगा दिया इन्होंने। और इस प्रकार जो कबूतर जो है वह अपनी अनुक्रिया करता रहा और जैसे जैसे उसको टुकड़ा मिला दूसरे बटन पर इन्होंने उछल कूद करी, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया। इस प्रकार इसको जो है खाना भोजन की प्राप्ति होती रही। तो इस प्रकार इनको पुनर्बलन मिलता गया और वह पहले इन्होंने अनुक्रिया करी, फिर अनुक्रिया करने के बाद इनको जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता गया वह क्रिया में तेजी गति आई।
तो साथियों अब हम देखते हैं कि इसी प्रकार इन्होंने इसी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने 1954 में इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत दिया, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत दिया। यानी कि शिक्षा में इन्होंने अनुक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार इन्होंने पाया कि छात्रों को जो है टुकड़ों के माध्यम क्रमबद्ध रूप से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार इन अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत दिया। उसके बाद में जो है वह रेखी क्रमिक सिद्धांत अनुदेशन का सिद्धांत आया, और उसी प्रकार शाखीय अनुदेशन का सिद्धांत दिया गया। बाद में नॉर्मन ए काउडे द्वारा 1960 में दिया गया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो सिद्धांत है इनके जो है वह मनोविज्ञान में क्या प्रयोग है, तो हमने जाना साथियों। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ साथियों आपको कंटेंट समझ में आया होगा। अगर कुछ क्यूरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम और भी कोशिश करेंगे आपको इस चीज को और भी आसानी से, आसान भाषा में और भी सरल तरीके से आपके समक्ष हम पहुंचाए। इसके लिए साथियों कुछ अगर हमारे कमेंट में कुछ गलती वगैरह हो तो साथियों माफ करें। अगली बार हम इस कंटेंट को और भी अच्छा आपके सामने रखेंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए साथियों। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।